नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में पिछले वीडियो के अंदर हमने एस्परजिलस के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। एस्परजिलस के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के द्वारा होता है और कोनिडिया का निर्माण है जो कोनिडियम दर पर होता है। एस्परजिलस के अंदर कोनिडियम दर का निर्माण है जो फुट सेल से होता है और फुट सेल्स से है जो एक उदग्र कवक तंतु निकलता है और उसकी सरफेस है जो फूल जाती हैं और जिसे अपन कोनिडियम दर कहते हैं। कोनिडियम दर में एक वेसिकल्स होती हैं और वेसिकल्स पर है जो ये फ्रांगुल्स का फॉर्मेशन होता है और फ्रांगुल्स हैं जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्टरी यानी कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक फ्रांगुल होते हैं और उनके ऊपर है जो कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। आज के इस वीडियो के अंदर हम एस्परजिलस के अंदर होने वाले लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो एस्परजिलस के अंदर लैंगिक जनन है जो युग्मकदानीय संपर्क के द्वारा होता है और इनमें जो लैंगिक जनन का प्रकार है वो समयुग्मकी या असमयुग्मकी प्रकार का होता है। इसकी जो एस्परजिलस की अधिकांश जातियाँ हैं जो समथैलिक होती हैं, लेकिन एस्परजिलस फिशचेरी व एस्परजिलस हेटेरोथैलिकस की ये दोनों जातियाँ जो विषमथैलिक होती हैं। समथैलिक जातियों के अंदर पूदानी और एस्कोगोनियम का निर्माण है जो एक ही कवक तंतु या इन दोनों पास पास स्थित कवक तंतु पर होता है, जबकि विषमथैलिक जातियों के अंदर पूदानी व एस्कोगोनियम का निर्माण है जो अलग अलग कवक तंतुओं पर होता है। एस्परजिलस के अंदर जनन समयुग्मकी या असमयुग्मकी यानी कि आइसोगेमस और एन आइसोगेमस टाइप का होता है। आइसोगेमस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है वो एस्परजिलस नोइड्यूलेस में होता है, जबकि असमयुग्मकी प्रकार का या एन आइसोगेमस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है वो एस्परजिलस रिपेंस में होता है। इनके नर जननांग को पूदानी या एंथीरिडियम कहते हैं, जबकि इनकी मादा जननांग को एस्कोगोनियम या आद्य फलिका या आर्चिकार्प कहा जाता है। एस्कोगोनियम का डेवलपमेंट कैसे होता है? तो एस्परजिलस के अंदर जो कायिक कोशिकाएं होती हैं उन कायिक कोशिकाओं से एक शाखा निकलती हैं जो शीघ्र ही सर्पिल व पट्टयुक्त हो जाती हैं। धीरे धीरे ये शाखाएं जो सघन रूप से कुंडलित होकर एक स्प्रिंग नुमा संरचना बनाती हैं जिसे आर्किकार्प कहा जाता है। आर्किकार्प है जो 3 भागों में विभेदित होता है। सबसे ऊपर वाला जो शीर्षस्थ भाग होता है जिसको ट्राइकोगाइन कहा जाता है, यह भाग है जो एक कोशिकीय होता है और इसे मादा जननांग या स्त्री जननांग का ग्राही क्षेत्र या रिसेप्टर रीजन कहा जाता है। सेकंड जो आर्किकार्प का भाग है जिसका नाम है एस्कोगोनियम, यह भाग ट्राइकोगाइन के नीचे प्रेजेंट रहता है और यह मादा युग्मकदानी के रूप में कार्य करता है। यह भी एक कोशिकीय व बहुकेंद्र की संरचना होती है। तीसरा जो भाग है जिसका नाम है वृंत या स्टाक, यह जो आधारीय भाग होता है और यह बहुकोशिकीय व बहुकेंद्र की होता है। तो एस्परजिलस के अंदर एस्कोगोनियम का डेवलपमेंट कैसे होता है या ये अपने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एस्परजिलस के अंदर पूदानी का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो एस्परजिलस की जो समजालिक जातियाँ होती है या समतैलिक जातियाँ होती हैं उनमें पूदानी का निर्माण है जो एस्कोगोनियम के पास वाली उसी कवक तंतु पर होता है जिस पर एस्कोगोनियम का निर्माण होता है। जो पूदानी का विकास है वो एस्कोगोनियम के पट्टीकरण से पहले या उसके बाद होता है, यानी कि इसके अंदर सेप्टा फॉर्मेशन के पहले या उसके बाद में हो जाता है। इसके अंदर जो एस्परजिलस के थैलस के अंदर जो नर शाखा होती है वो 2 भागों में विभेदित होती हैं। इसके ऊपरी भाग को पूदानी व निचले भाग को वृंत कहा जाता है। पूदानी और वृंत दोनों भाग ही एक कोशिकीय और बहुकेंद्र की होते हैं, लेकिन वृंत की तुलना में पूदानी है जो चौड़ी होती हैं। अब इनके अंदर अपन पढ़ते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन। एस्परजिलस में निषेचन से पहले पूदानी का वृंत लंबा होकर एस्कोगोनियम के चारों ओर लिपटता हुआ ऊपर की ओर बढ़ता है और एस्कोगोनियम के ट्राइकोगाइन भाग के संपर्क में आ जाता है, जिसे स्त्रीदानी का या मादा जननांग का ग्राही क्षेत्र भी कहते हैं। इस ग्राही क्षेत्र के संपर्क में आने के बाद में जब पूदानी है जो ट्राइकोगाइन के संपर्क में आ जाती हैं तो ये प्रोसेस है युग्मकदानी संपर्क या गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट कहलाती हैं। फिर ट्राइकोगाइन की वॉल और जो पूदानी की वॉल होती हैं दोनों की जो उभयनिष्ठ भित्तियाँ होती हैं वो गुल जाती हैं या गल जाती हैं और जो पूदानी की अंतर्वस्तुएं होती हैं वो ट्राइकोगाइन के द्वारा एस्कोगोनियम के अंदर पहुंच जाती हैं।
फिर इनके अंदर प्लाज्मोगेमी तुरंत हो जाता है, लेकिन कैरियोगेमी हाथों हाथ नहीं होता या तुरंत नहीं होता है। कहने का मतलब होता है कि जो पूदानी का कोशिका द्रव्य और एस्कोगोनियम का कोशिका द्रव्य, उनका तो संयोजन तुरंत हो जाता है, परंतु इनके केंद्रकों का संलयन नहीं होता है। और एस्कोगोनियम में नर तथा मादा युग्मक, यानी कि नर केंद्रक और मादा केंद्रक हैं, जो परस्पर युग्मों में व्यवस्थित रहते हैं या पैड में अरेंज रहते हैं, जिन्हें अपन केंद्रक युग्म या डाइकैरियोन स्टेज कहते हैं। अब इसके अंदर एस्कस का डेवलपमेंट होता है, तो एस्कोगोनियम के अंदर एस्कस का डेवलपमेंट जब उसके अंदर केंद्रक युग्म बन जाता है उसके बाद में होता है। तो एस्कोगोनियम में अगुणित केंद्रक युग्म बनता है, और केंद्रक युग्म बनने के बाद में एस्कोगोनियम के पट्टीकरण से अनेक कोशिकाएं बनती हैं। यानी कि जो एस्कोगोनियम होता है उसके अंदर सेप्टा का फॉर्मेशन होता है। तो सेप्टा का फॉर्मेशन होने के कारण बहुत सारी सेल्स बनती हैं, और प्रत्येक सेल्स के अंदर एक एक केंद्रक युग्म या डाइकैरियोन स्टेज प्रेजेंट रहती हैं। फिर प्रत्येक कोशिका एक बहुकोशिकीय एस्कोजन तंतु बनाती हैं। क्या बनाती हैं? मल्टी सेलुलर एस्कोजन फिलामेंट बनाती हैं। और जब एस्कोजन फिलामेंट बन रहा होता है उसी समय एस्कोगोनियम के आधार से अनेक बंधीय या स्टेराइल फिलामेंट या तंतु विकसित होते हैं, जो क्या करते हैं, एस्कोगोनियम को चारों ओर, यानी कि एस्कोगोनियम के चारों ओर एक आभासी पेरेनकाइमी संरचना बनाते हैं, जिसे पेरिडियम कहते हैं। पेरिडियम तथा एस्कोगोनियम व एस्कोजन तंतु, इन तीनों को सम्मिलित रूप से एस्कोकार्प कहा जाता है। यानी कहने का मतलब होता है पेरिडियम तथा उसके चारों ओर घिरे हुए सारे भाग को अपन क्या कहेंगे? एस्कोकार्प कहेंगे। और इस प्रकार से पूर्णतः बंद एस्कोकार्प को अपन क्लिस्टोथीसियम कहते हैं। तो एस्परजिलस के अंदर पाए जाने वाले फलन पिंड का क्या नाम है? क्लिस्टोथीसियम। यानी कि एस्परजिलस के अंदर क्लिस्टोथीसियम है जो फलनकाय के रूप में पाया जाता है। अब इसके बाद में एस्कोजन तंतु की, यानी कि ये प्रत्येक एस्कोजन तंतु की शीर्ष कोशिका क्या करती हैं? मुड़कर हुक लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसे क्रोजियर कहते हैं। तो क्रोजियर वर्ड है जो इम्पोर्टेंट है, ये कभी कभार एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। क्रोजियर सेल्स क्या होती हैं? तो आपको बताना है एस्परजिलस के अंदर जो एस्कोजन तंतु होते हैं उनकी एपिकल सेल्स हैं जो मुड़कर क्या करती हैं? हुक लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, और इस हुक लाइक स्ट्रक्चर वाली सेल्स को अपन क्रोजियर कहते हैं। अब इस क्रोजियर में उपस्थित केंद्रक युग्म के दोनों केंद्रकों में संयुग्मीय विभाजन होता है, और संयुग्मीय विभाजन से क्रोजियर के अंदर 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं, और उसके बाद में क्रोजियर का पट्टीकरण हो जाता है, जिसके कारण क्रोजियर है जो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। उपांत कोशिका में तो 2 केंद्रक होते हैं, जबकि शीर्ष और आधारी कोशिका के अंदर है जो एक एक संतति केंद्रक उपस्थित होता है। फिर उपांत कोशिका के दोनों केंद्रक क्या करते हैं? आपस में फ्यूज्ड होकर एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाते हैं। और अब ये जो उपांत कोशिका होती है जिसके अंदर डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, वो एस्कस मदर सेल्स या एस्कस मातृ कोशिका के रूप में कार्य करने लगती हैं। अब ये एस्कस मदर सेल्स क्या करती हैं? अपनी लंबाई में वृद्धि करती हैं और एस्कस का निर्माण करती हैं। फिर इसके बाद में एस्कस बन जाने के बाद में एस्कस का जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है उसके अंदर एक मियोसिस और एक माइटोसिस डिवीजन होता है। जब फर्स्ट डिवीजन मियोसिस होगा तो इस डिप्लॉइड न्यूक्लियस से 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं, और इन चारों हैप्लॉइड न्यूक्लियस के अंदर वापस माइटोसिस डिवीजन होता है, तो 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। और प्रत्येक हैप्लॉइड न्यूक्लियस क्या करते हैं? एस्कोस्पोर का निर्माण करते हैं। तो एक एस्कस के अंदर कितने एस्कोस्पोर बनते हैं? 8 एस्कोस्पोर बनते हैं। और जो एस्कोस्पोर होती हैं वो एक केंद्र की अगुणित संरचना होती हैं, और इसकी वॉल होती हैं वो डबल लेयर्ड होती है। इसकी आउटर लेयर को एपिस्पोर तथा इनर लेयर को एंडोस्पोर कहते हैं। अब जब एस्कस मैच्योर हो जाता है तो उसमें से एस्कोस्पोर का विमोचन कैसे होता है? तो जो क्लिस्टोथीसियम होती हैं उसकी वॉल फट जाती हैं, तो एस्कस बीजाणु हैं जो क्लिस्टोथीसियम से बाहर निकल जाते हैं, और इनका प्रकीर्णन है जो वायु के द्वारा होता है। और फिर उपयुक्त अधोस्तर पर गिरने के बाद में फेवरेबल कंडीशन या अनुकूल परिस्थिति आते ही ये जर्मिनेट होकर नए माइसेलियम का फॉर्मेशन करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर लैंगिक जनन के दौरान होने वाली प्रवस्थाओं को डायग्रामेटिक तरीके से दर्शाया गया है। तो सबसे पहले अपन डायग्राम ए को देखते हैं। तो जो डायग्राम ए है वो एस्परजिलस का माइसीलियम है,
और एस्परजिलस के माइसीलियम का एक भाग जिसको बोलते हैं अपन एक कवक तंतु। तो बी डायग्राम है उसके अंदर एक कवक तंतु पर एंथ्रीडियम यानी कि मेल ब्रांच और फीमेल ब्रांच से एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम के डेवलपमेंट को दर्शाया गया है। तो इसमें सबसे पहले एस्कोगोनियम का निर्माण होता है। तो कवक तंतु से एक ऊर्ध्व ब्रांच निकलती हैं जो कुंडलित होकर स्प्रिंग जैसी संरचना में बदल जाती हैं, जिसे अपन एस्कोगोनियम या आर्की कार्प कहते हैं। और आर्की कार्प में जो 3 पार्ट में डिवाइड था, वो सबसे ऊपर वाला भाग है जो ट्राइकोगाइन, बीच वाला भाग है एस्कोगोनियम और सबसे नीचे वाला भाग जो है वो वृंत कहलाता है। फिर जो सी डायग्राम है उसके अंदर जो एक इधर एक साइड है जो एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट हो रहा है, तो दूसरी साइड है जो एस्कोगोनियम के जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर हैं। फिर इसके अंदर क्या होता है कि जो एंथ्रीडियम होता है वो क्या करता है, एंथ्रीडियम का स्टॉक होता है या वृंत होता है, वो अपनी लंबाई में वृद्धि करके एस्कोगोनियम के चारों ओर लिपट जाता है। और इसका जो एपिकल पार्ट होता है जिसको एंथ्रीडियम कहते हैं, एंथ्रीडियम है जो ट्राइकोगाइन के संपर्क में आता है और एंथ्रीडियम और ट्राइकोगाइन की वॉल है जो घुल जाती हैं और घुलने के बाद एंथ्रीडियम की जो अंतर्वस्तु होती हैं वो एस्कोगोनियम के अंदर चली जाती हैं। फिर इस एस्कोगोनियम के अंदर प्लाज्मोस ये यानी कि उनका कोशिका द्रव्य का संलयन हो जाता है, परंतु इनके अंदर केंद्रकों का संलयन नहीं होता है। और इनके जो केंद्रक होते हैं वो डाइकैरियन स्टेज या द्विव केंद्रक की अवस्था में जो प्रेजेंट रहते हैं। फिर इसके बाद में क्या होता है कि जो एस्कस होती हैं या एस्कोगाइन होता है उसके चारों तरफ है जो एक यानी कि इसके आधारी भाग से बंदीय सूत्र का फॉर्मेशन होता है जो इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं पेरिडियम। और इस बंद प्रकार की संरचना को अपन बोलते हैं क्लिस्टोथीसियम। अब जो एस्कोगाइन होता है इसके अंदर है जो सेप्टा का फॉर्मेशन होता है। तो सेप्टा से फॉर्मेशन होने के कारण बहुत सारी सेल्स बनती हैं और इन प्रत्येक सेल्स के अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं जो युग्मों में अरेंज रहते हैं। फिर ये प्रत्येक सेल्स क्या करती हैं, एस्कोजन तंतुओं का निर्माण करती है और प्रत्येक एस्कोजन तंतु के अंदर भी 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं। फिर क्या होता है, जो क्लिस्टोथीसियम स्टेज के अंदर जो एस्कोजन तंतु होते हैं, एस्कोजन तंतु की जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, क्रोजियर सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। आपके सामने जो एच डायग्राम दे रखा है उसमें जो एस्कोजन तंतु की जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, मुड़कर हुक लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे अपन क्रोजियर कहते हैं। और इसके अंदर है जो केंद्रक युग्म, इसके अंदर जो केंद्रक युग्म होते हैं उनके अंदर दोनों के अंदर संयुग्मी विभाजन होता है जिससे 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। तो आई डायग्राम के अंदर आपके सामने 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस दर्शाए गए हैं। अब जे डायग्राम के अंदर क्या होता है कि जो क्रोजियर होती है उसका पट्टीकरण हो जाता है। तो जो उपांतिस्थ सेल्स होती है उसके अंदर 2 न्यूक्लियस रहते हैं, एपिकल सेल्स के अंदर और बेसल सेल्स के अंदर एक एक न्यूक्लियस रहता है। अब जो उपांतिस्थ सेल्स होती हैं उसके दोनों न्यूक्लियस हैं जो आपस में फ्यूज होकर एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। और ये उपांतिस्थ सेल हैं जो एस्कस मदर सेल्स के रूप में वर्क करती हैं और ये क्या करती है, अपनी साइज में लेंथ में वृद्धि करके एस्कस का निर्माण करती हैं। अब जो ये डिप्लॉइड एस्कस होता है इसके अंदर फर्स्ट डिवीजन है जो मियोसिस होता है। तो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं। फिर इन 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस के अंदर वापस माइटोसिस डिवीजन होता है तो 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं और ये 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियस क्या करते हैं, एस्कोस्पोर बनाते हैं। तो एल डायग्राम के अंदर 4 न्यूक्लियस और एम डायग्राम के अंदर है जो 8 एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाते हैं। और एन डायग्राम है जो एक एस्कोस्पोर की संरचना को शो कर रहा है जो एक केंद्र की संरचना होती है और इसकी वॉल होती हैं जो डबल लेयर्ड होती हैं। फिर क्या होता है कि जब ये एस्कोस्पोर मैच्योर हो जाते हैं तो क्लिस्टोथीसियम की वॉल फट जाती हैं और क्लिस्टोथीसियम की वॉल फटने से एस्कोस्पोर रिलीज हो जाते हैं। और ये एस्कोस्पोर क्या करते हैं, इनका जो डिस्पर्जल या प्रकीर्णन है वायु के द्वारा होता है। फिर किसी उपयुक्त अधोस्तर पर गिरने के बाद में ये जर्मिनेट होते हैं। तो जो ओ डायग्राम दे रखा है वो एस्कोस्पोर के जर्मिनेशन को शो करता है और ये जर्मिनेट होकर जर्म ट्यूब बनाते हैं और जर्म ट्यूब क्या करती हैं, ब्रांच होकर न्यू माइसीलियम का फॉर्मेशन करती हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर एस्परजिलस की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पेनिसिलियम के बारे में पढ़ेंगे।